अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी की क्लास ऑलरेडी इन प्रोसेस है। हमने इससे पहले जो है 23 लेक्चर्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किए, रिकॉर्ड किए हमने। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की। डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या होती हैं, किस तरह से हम इनको देखते हैं, तो हम थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारी डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज डिफरेंट तरीके से फर्म को हेल्प करती हैं कि वो किस तरह से डिसीजन लें, या तो वो खुद को आगे लेकर जाएं या मर्ज कर लें, या जिस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स जो भी उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट के अंदर सिचुएशन अवेलेबल है उसके मुताबिक वो अपने आप को जो है कोई भी स्ट्रेटजी जो है उसको जो है वो लेकर चलें। डिफरेंशियल स्ट्रेटजी जो हमारे पास है, डिफरेंशियल स्ट्रेटजी इज डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। आप एक न्यू मार्केट में एक नया प्रोडक्ट जो है वो लेकर जाना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स नई मार्केट में जाने के लिए आपको जो है वो एक स्ट्रेटजी भी डिवाइस करनी पड़ेगी, न्यू मार्केट की आपको स्कैनिंग भी करनी पड़ेगी, और अगर आप जो न्यू प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं उसकी जो है एक्सेप्टेंस जो है उस मार्केट में वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब एक आप नई मार्केट की बात करते हैं तो विद इन कंट्री अगर आप एक नई मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो आपको देखना है कि उस मार्केट के अंदर पहले कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट वहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उन प्रोडक्ट्स के ऊपर सर्वे करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी मार्केट में एक्सेप्टेंस क्या है, कौन सा प्रोडक्ट किन फीचर की बेस पर जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आपका अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में। अगर आप भी वही प्रोडक्ट लेके आएंगे जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है तो आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट, देन इट्स मीन दैट द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कस्टमर एंड विल बी लो। दिस थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। जब आप बिजनेस में हैं आपको बिजनेस स्ट्रेटजी इस तरह से डिवाइस करनी है, आपको इस तरह से मार्केट में आना है कि आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस हो, अवेयरनेस भी हो। ऑफ कोर्स कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होता है बट अवेयरनेस नहीं होती कि इस प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं, दैट प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच प्रोस्पेक्टिव्स। तो आपको कस्टमर के माइंड में थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू जो है मीडिया, थ्रू पब्लिसिटी, जो भी आप चैनल यूज़ करते हैं, जो भी आप मीडिया यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आपको कस्टमर के अंदर जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में। बट अगर ये जो न्यू मार्केट है ये आपकी कंट्री नहीं है बल्कि आप जो है वो ऑफ शोर जो है आउटसोर्सिंग आप कर रहे हैं या आप किसी और कंट्री के अंदर जो है आप जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आजकल का इंटरनेशनलाइजेशन का कंसेप्ट अवेलेबल है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। ऑलरेडी जो कंपनीज हैं वो कंट्रीज के अलावा, अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी बिजनेस करना चाहती हैं, ठीक है। तो अगर आप एक नई कंट्री के अंदर एक नया प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं तो वो जो नई कंट्री है वो आपके लिए एक न्यू मार्केट है और वहां पर आप एक नया प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, तो आपको देखना है कि उस प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है उस न्यू मार्केट में वो किस तरह से जो है उसको प्रोडक्ट को अपने एक्सेप्ट करवाया जा सकता है। बट एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको देखनी है कि आपका जो आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, जो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए हैं, जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, वो वहाँ के कल्चर्स और वैल्यूज से जो है वो कन्फ्लिक्टिंग ना हो। आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा हो जो कि उस कल्चर में भी एक्सेप्टेबल हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोडक्ट ले जाते हैं और हमारे पास इन्वेस्टर जो है इस चीज़ को नहीं देखते कि कल्चर्स जो हैं, कल्चरल कंस्ट्रेंट जो है वो शायद उनके प्रोडक्ट के लिए जो है वो फिजिबल नहीं है, तो वहाँ पर जाकर उनका प्रोडक्ट फेल हो जाता है। आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं बट द एंड यू हैव टू फेस द फेलियर, तो ये चीज़ थोड़ी सी एक्सेप्टेबल हमारे पास नहीं होगी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इज अडॉप्टेड बाय द कंपनी इफ द करंट मार्केट इज सैचुरेटेड ड्यू टू विच रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स आर लोअर। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा कंपनी जो है नई कंपनी है नई मार्केट में जाएगी, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एक मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है वो एक हद तक जो है वो एक्सेप्ट होता है प्रोडक्ट, उसके बाद जो है मार्केट आपके पास सैचुरेट हो जाती है, तो आपके पास जो मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं रहती। तो इस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टर जो ऑलरेडी एक इतना बड़ा प्लांट लगा चुका है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, तो उसने वो प्रोडक्ट बनाना है, वो एक नई जो है नया प्रोडक्ट नहीं लाना चाह रहा बल्कि वो उसी प्रोडक्ट को जो है वो लेकर चलना चाह रहा है, ठीक है। जो भी उसने एक प्रोडक्ट को बनाने में जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल
उसके पास कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि वो उसकी जगह पे एक नया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे उसी मशीनरी को यूज करते हुए। तो इस सिचुएशन में मार्केट सैचुरेशन जो है अगर हो जाती है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आपको एक नई मार्केट जो है वो तलाश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह से होता है हमारे पास मोस्टली जो कंपनीज हैं वो यही करती हैं कि जब वो देखती हैं कि हमारे पास एक जगह पे प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है वो कम हो रही है, प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम हो रही है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को एक नई मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो नई मार्केट इस तरह की होगी जहाँ पे पहले उनके प्रोडक्ट की जो है वो जो एक्सेप्टेंस जो है वो शायद कम हो, या शायद उनका प्रोडक्ट वहां पे पहले हो ही ना। तो इस तरह की मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लेकर जाना कि जहां पर आपका प्रोडक्ट पहले नहीं था बट अब जा रहा है, तो आपको डिफरेंट चीजों पर जो है कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको जो है कॉस्ट पे भी शायद कंप्रोमाइज करना पड़े। जो मार्केट आप टारगेट करना चाह रहे हैं शायद वहां पे इनकम लेवल लो हो, डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स ऐसे आ सकते हैं। बट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी कि जब आपके पास प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट सैचुरेट हो जाए तो इन्वेस्टर जो है या जो स्ट्रेटजिस्ट है ही हैज टू डिवाइस अ स्ट्रेटजी, और उनको एक नई मार्केट में जाना चाहिए जहां पे उनके प्रोडक्ट की जो है वो एक्सेप्टेंस भी हो और उनका प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से मार्केट में खुद को जो है वो मनवा भी सके। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास हमने देखा डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, वो हमारे पास था एट द कॉर्पोरेट लेवल इट इज जनरली and it's also very interesting entering a promising business outside of the scope of the existing business unit। जो हमारे पास एक कॉर्पोरेट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, हमने कॉर्पोरेट लेवल देखे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल हमारे पास डिफरेंट हैं, लेवल्स हैं हमारे पास एक बिजनेस के अंदर। जो कॉर्पोरेट लेवल है वो इस चीज को एक अच्छी नजर से देखता है कि आप जो है वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट के अंदर जाएं, ठीक है, एंटरिंग इनटू अ प्रॉमिसिंग बिजनेस, ठीक है। अगर आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, दैट्स आल्सो गुड थिंग कि आपके पास मशीनरी जो आपके पास है, जो इन्वेस्टमेंट आपके पास है, थोड़ा सा आपके पास सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है, जो भी आप चैनल यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, उसको आप चेंज करते हुए आप क्या करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के जो है दोबारा से वो एक उसके अंदर चेंजेस करके, उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करके या एक बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बनाकर उसी मशीनरी को यूज करते हुए आप एक नई मार्केट के अंदर जा सकते हैं। तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एक्टिविटी है फॉर द इन्वेस्टर कि वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट की तरफ जाता है, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट की यहाँ पे एक्सेप्टेंस है तो आप इसी प्रोडक्ट को इससे बड़ी मार्केट के अंदर जो है वो लेकर जाएं, ताकि वहां पर आपके पास जो है कस्टमर भी ज्यादा है। जब आपके पास प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो आपके पास प्रोडक्ट की जो हम बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने की, तो वो आप ऑफ कोर्स इजीली अचीव कर लेंगे। तो आपको प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ कॉस्ट भी जो है वो आपकी ऑलरेडी वो रिड्यूस हो जाएगी। जो हमारा आज का लेक्चर है, हम आज के लेक्चर में जो है वो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज की। अब आज हम बात करेंगे डिफेंसिव स्ट्रेटजीज की कि फर्म्स जो है वो खुद को किस तरह से डिफेंसिव एंड के ऊपर जो है वो ला सकती हैं, खुद को किस तरह से डिफेंस कर सकती हैं। ये तीनों की तीनों स्ट्रेटजीज जो हैं ये फर्म को हेल्प करती हैं खुद को डिफेंस करने में, अपने कंपटीटर से डिफेंस करने में, ठीक है, पॉलिसी से डिफेंस करने में, आपके पास जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे खुद को डिफेंस करने में। तो हम आज जो है वो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे। हमारे आज के लेक्चर में जो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज के अंदर हमारे पास जो 3 टॉपिक्स हम आज देखेंगे वो हमारे पास होगा रिट्रेचमेंट, ठीक है, डिवेस्टिच्योर एंड थर्ड वन इज द लिक्विडेशन। ये तीनों स्ट्रेटजीज हम आज देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर लेक्चर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिट्रेचमेंट। सो व्हाट इज द रिट्रेचमेंट? रिट्रेचमेंट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो रीग्रुपिंग थ्रू कॉस्ट एंड एसेट रिडक्शन टू रिवर्स declining sales and profit. Sometimes it is called turnaround or reorganizational strategy. हमारे पास रिट्रेचमेंट के हमें 2 नए नाम यहाँ पर मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न अराउंड एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज। As you look at the names, it is around a reorganizational strategy. You are reorganizing something. This strategy is helping you to reorganize something within your organization. अब वो reorganization हमारे पास क्या है? Regrouping through cost and asset reduction. Regrouping through cost एंड एसेट रिडक्शन। या तो आप क्या करते हैं कि रीऑर्गेनाइज करते हैं, रीग्रुप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू कॉस्ट। कॉस्ट आप अपनी रिड्यूस करने के लिए रीऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है।
एंड एसेट रिडक्शन, या अपने एसेट्स जो है उनको आप कम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें एक कंसेप्ट हमारे पास आता है, हम कहते हैं डाउन साइजिंग का, कि अपने पास एम्प्लॉयज़ को जो है वो कम कर लेते हैं। अब एम्प्लॉयज़ कम करने का उनका क्या मकसद होता है कि ऑलरेडी जो फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, ये फर्म प्रॉफिट बिल्कुल कमा ही नहीं रही, और जो एक्स्ट्रा बर्डन है उनके ऊपर एम्प्लॉयज़ का, उनको आपने पेमेंट तो देनी है। तो लेबर रिडक्शन भी हमारे पास इसके अंदर एक चीज़ है, लेबर भी इन द फॉर्म ऑफ एसेट ही है, ठीक है, एक स्किल्ड लेबर आपके पास एक एसेट होता है जो कि आपकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है समहाउ, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट रिड्यूस करना और एसेट को रिड्यूस करना, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करती है कि या तो आप अपने आप कॉस्ट रिड्यूस करें। कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेंसिव यूज करते हैं तो अब आप रॉ मटेरियल जो है उसको आप चीप यूज करना शुरू कर दें। अगर आपके पास लेबर्स जो है आप जो है आउटसोर्स करते थे तो अब आपको अपनी लेबर को ट्रेन करने के बाद अपनी लेबर को जो है वो यूज करना चाहिए, तो आउटसोर्सिंग की जो कॉस्ट है उसको आप कम करें। तो यू हैव टू यूज वट एवर मेथड यू लाइक टू यूज, यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी है एसेट रिडक्शन भी हमारे पास है। तो जो आपके पास एसेट्स हैं फर्म के, उनको क्या करें आप कम करने शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फर्म के 5-6 डिफरेंट प्लांट्स हैं और वो वर्क नहीं कर रहे, तो आप क्या करें कि आप उनमें से जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनसे इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, 2-3 जो आपके पास हैं, ठीक है, उनको क्या करें आप सोल्ड आउट कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास रिट्रेचमेंट हमारे पास ये कि श्रिंक करना है, आप अपने रिसोर्सेज को, अपनी कॉस्ट को आपने कम करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है, ताकि जो आपकी डिक्लाइनिंग सेल्स है उसको आप किस में कन्वर्ट कर सके अपने पास प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। आपके पास सेल्स भी डिक्लाइन कर रही हैं, प्रॉफिट भी डिक्लाइन कर रहे हैं, तो आपके पास कॉस्ट एज वेल एज एसेट रिडक्शन ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प कर सकती है। आपके पास आपकी रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी आपको हेल्प कर सकती है कि आप अपनी कॉस्ट और सेल्स दोबारा बढ़ा सकें, ठीक है। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी या रीऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी इसके दूसरे नाम से। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारा कंपनी सोल्ड ऑफ फॉर लैंड एंड 4 अपार्टमेंट्स टू कैश नीडेड, इट इंट्रोड्यूस एक्सपेंस इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। हमारे पास एक फर्म है, उसके पास एक्स्ट्रा लैंड है और कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो वो सोल्ड आउट करते हैं, ताकि क्या करें वो अपने पास जो कैश रिक्वायरमेंट है उसको क्या करें वो उसकी उनको सोल्ड करने के बाद जो अपनी कैश रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सके। अब कैश रिक्वायरमेंट आपको किस लिए है, फॉर एग्जांपल या तो आप बिल्कुल ही ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस तरह है कि वो बिल्कुल बैठ चुकी है, बैंकक्रप्ट हो चुकी है और आपको अब कैश चाहिए, पैसे चाहिए अपनी इंस्टॉलमेंट या लोन की जो भी आपने एक चीज़ जो है वो देनी है उसको पूरा करने के लिए। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लैंड सोल्ड करें, अपार्टमेंट्स अगर आपके पास हैं उनको आप सोल्ड करें, ताकि आप कुछ जो कैश आपके पास आए उस कैश को आप जो है कहीं जो है वो लगा सकें। ये तो एक चीज़ है। सेकंड चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास एसेट्स हैं, लैंड्स हैं, आपके यूज़ के नहीं हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर रहे, या आपके पास वो चीज़ें पड़ी हुई हैं और मार्केट में आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है कि आप उस मार्केट की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। अब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए अगर आप अपनी लैंड सेल करते हैं, ठीक है, या वो अपार्टमेंट्स जो आपके यूज़ के नहीं हैं और उनको आप सेल करने के बाद आप कैश जनरेट करते हैं और उस कैश के थ्रू आप उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो फुलफिल करते हैं या उस अपॉर्चुनिटी को आप क्या करते हैं अवेल करते हैं, तो ये आपके पास एक अच्छी टर्न अराउंड हो सकता है। ये आपके टर्न अराउंड को भी बढ़ाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो एसेट्स, जो आपके पास प्रॉफिट एज वेल एज सेल्स, उन दोनों का करके आपके पास इंक्रीज करेगा। जो हमारे पास रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी है, इट्स कॉल्ड इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। हमारे पास एक्सपेंस इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, जो हमारे पास एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक हमारे पास एक वो इफेक्टिव स्ट्रेटजी है कि आप बिल्कुल ही क्या करें कि अपने पास जो है अपने पूरी इंडस्ट्री को सोल्व करें, अपने बिजनेस को क्लोज कर दें। तो व्हाई नॉट यू शुड गो फॉर रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी कि वो एसेट्स जो आपके पास है बट इन यूज नहीं है या आपके पास अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप उनको सेल करें, ठीक है। और उनको सेल करने के बाद जो कैश जनरेट करते हैं आप, ये जो आपके पास एक फाइनेंसेस जनरेट होते हैं, उनको आप अपने पास जो भी रिक्वायरमेंट है उनके थ्रू आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। हम थोड़ी सी इसके देखते हैं कि हमारे पास रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी एंड इट्स चैलेंजेस। हमारे पास रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी के जो चैलेंजेस है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी दैट इज गियर्ड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर्स। इसका पर्पज ही हमारे पास यही, हमने तभी कहा था कि एक्सपेंस इफेक्टिव कंट्रोल स्ट्रेटजी, हमारे पास एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी है। विड्रॉ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट एंड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डाइवर्सिटी। अगर आप डाइवर्सिफाइड हैं, आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, आपके पास
डिफरेंट किस्म के जो हैं वो फर्म्स हैं, आप डिफरेंट तरह के बिजनेसेस के अंदर हैं, तो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी आपको हेल्प करता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को क्या करें, वो कंट्रोल करें और एक स्ट्रेटजी डिवाइस करें, एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी आप डिवाइस करें, ताकि अपनी वो सर्विसेज और वो प्रोडक्ट या वो वाले आपके पास फर्म्स या वो आपके इदारे जो काम नहीं कर रहे उनको आप शट डाउन करें और उनसे जो क्या करें आप वो कॉस्ट जनरेट करें। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी इज आल्सो नोन एज डाउन साइजिंग एंड कट डाउन बैक इनिशिएटिव। कट डाउन बैक इनिशिएटिव्स, आप कट डाउन बैक करते हैं, इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं जो कि कट डाउन करते हैं, जो कट बैक करते हैं आपके पास एक्सपेंसेस को, आपके पास एक्सपेंस जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास पीटीसीएल के आप एग्जांपल ले लें। ठीक है, पीटीसीएल के अंदर डाउन साइजिंग आपके पास हुई, तो स्टील मिल के अंदर आप देखें वहाँ पर हमारे पास डाउन साइजिंग हुई, तो इनका मकसद हमारे पास यही था कि हमारे पास जो रेवेन्यू था, जो सेल्स थी आपके पास, वो हमारे पास या प्रॉफिट हमारे पास जनरेट नहीं हो रहा था, बल्कि हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, जबकि हमारे पास सेल्स और प्रॉफिट दोनों हमारे पास क्या थे, कम थे। तो वहाँ पर भी यही स्ट्रेटजी डाउन साइजिंग की पीटीसीएल ने अप्लाई की। ठीक है, जब एहतसालात ने उसको जो है वो एक्वायर किया, तो वहाँ पर डाउन साइजिंग की स्ट्रेटजी हमारे पास क्या हुआ, वो यूज़ किया गया, कट बैक इनिशिएटिव्स लिए गए, ताकि आपके पास क्या हो कि रिसोर्सेज जो हमारे पास जो यूज़ में नहीं है, या वो एम्प्लॉयज़ जो हमारे पास हायर हमने किए हुए बट हमारे पास वो उस तरह से काम नहीं कर रहे, या हमारे पास हमने ज़्यादा जो है वो लोग हायर कर लिए हैं, तो हमारे पास डाउन साइजिंग या कट बैक इनिशिएटिव्स के कंसेप्ट के थ्रू वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, अपने पास के अपने एम्प्लॉयज़ को जो है रिड्यूस करती हैं, अपने एसेट्स को जो है वो सेल आउट करती हैं, वो एसेट्स जो कि काम के नहीं हैं या हमारे पास इफेक्टिवली जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उससे जो है फाइनेंसेस जनरेट करते हैं। The many challenges that are associated with retrenchment are as follows। हमारे पास ग्रोथ डिक्लाइन, ठीक है, जो हमारे पास एसोसिएटेड विद द रिट्रेचिंग आर एज फॉलोज, हमारे पास है ग्रोथ डिक्लाइन, स्मॉलर वर्कफोर्स, इनएबिलिटी टू मीट कंज्यूमर नीड विद द स्मॉलर वर्कफोर्स, लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी। हम ऑफ कोर्स हम रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करते हैं, हम कहते हैं कि हम रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी को जो है वो अप्लाई करें, बट दीज आर फ्यू चैलेंजेस जो हमारे पास इस स्ट्रेटजी के साथ एसोसिएटेड है। हमारे पास हर चीज़ के प्रॉफिट्स तो हमें नजर आ रहे हैं, हमारे पास फाइनेंसेस जनरेट हो रहे हैं, बट व्हाट आर द ड्रॉबैक फॉर द रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। अगर फर्म्स जो हैं वो अपने एसेट्स जो हैं वो सोल्ड करती हैं, अपनी जो हैं वो फाइनेंसेस जनरेट करती हैं, तो वो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास फाइनेंसेस, हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है, बट कुछ हमारे पास चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो हमारे पास रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज की वजह से आते हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लाइन ग्रोथ, हमारे पास ग्रोथ आपके पास क्या, वो आपके पास क्या होती है, वो डिक्लाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास जो थे वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन थी, आपके पास वर्कफोर्स भी थी वो भी डाइवर्सिफाइड थी, आपके पास इंडस्ट्रीज जो थी, फर्म्स जो थी, जो प्रोडक्ट थी उसके अंदर भी आपके पास डाइवर्सिफिकेशन थी, आपके पास सब लाइन्स थी प्रोडक्ट के अंदर, तो आप जो थे एक प्रॉफिट के बदले में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स थे उनसे आप प्रॉफिट जो थे वो आप अर्न कर रहे थे। बट यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने अपने रिसोर्सेज को, अपने प्रोडक्ट्स को आपने रिट्रेच किया, आपने अपने पास ह्यूमन रिसोर्स को भी रिट्रेच किया, आपने अपने पास प्रोडक्ट्स को भी रिट्रेच किया, जो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन थी उसको आपने जो है वो मिनिमल कर दिया, उसको अपने मिनिमम लेवल पे लेकर आए। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके पास क्या करेंगे, ग्रोथ को आपके पास क्या करेंगे, वो डिक्लाइन करेंगे। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है जैसे फर्म्स जो है खुद को बचा रही हैं, खुद को जो है फाइनेंसेस जनरेट, उनके पास फाइनेंसेस नहीं है और वो फाइनेंसेस जनरेट कर रही हैं। अगर फाइनेंशियली स्टेबल होगी तो कभी रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी की तरफ ऑफ कोर्स नहीं जाएगी, बल्कि वो हमारे पास इन्हांसमेंट की तरफ जाएगी, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएगी, मार्केटिंग सेल्स, अगर प्रोडक्ट नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा तो उसको जो है वो इन्हांस करने के लिए उसके ऊपर वो वर्कआउट करेगी। जबकि यहाँ पर आपके पास क्या है, जब रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी आप कर रहे हो और फाइनेंसेस जो नीडेड है उनको आप जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने पास जो है ग्रोथ को भी अपने डिक्लाइन करेंगे। ठीक है, सेकंड स्मॉलर वर्क फोर्स, जब आप डाउन साइजिंग का कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, इट्स मीन यू आर रिड्यूसिंग योर वर्क फोर्स। जब आपके पास वर्क फोर्स जो होगी वो कम होगी, आपके पास जो स्किल्ड लेबर है वो कम होगी, तो जो आपके पास ऑफ कोर्स जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो आपके पास कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी, तो उस वजह से आपके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप मार्केट की जो नीड्स हैं वो भी शायद आप प्रॉपरली फुलफिल ना कर पाएं, क्योंकि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है एक प्रोडक्ट की, बट मतलब कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पर आपके पास कैसे चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। जब आपने रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया तो जो मार्केट रिक्वायरमेंट है वो आपके पास शायद डाउन साइजिंग की वजह से प्रॉपरली फुलफिल ना हो पाए। इनएबिलिटी टू मीट द कस्टमर डिमांड विद द स्मॉलर वर्क फोर्स, ऑफ कोर्स हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास मार्केट में डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, बट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी को फोकस किए हुए, तो ये रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी
कस्टमर की जो मार्केट डिमांड्स हैं, जो आपके पास कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, शायद उनको फुलफिल ना कर पाए, और इस फुलफिल ना करने की वजह से शायद आपके पास जो प्रोडक्ट की सेल है वो तो डिक्लाइन होगी ही, बट शायद मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाए। और यही वो स्पेस होती है, यही वो अपॉर्चुनिटी विंडो होती है जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको कैप्चर कर लेती हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स गोइंग फॉर द डाउन साइजिंग, तो हमारे पास क्या होगा, जो दूसरी इंडस्ट्री जो लिंक्ड होगी इस इंडस्ट्री के साथ, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि ये इंडस्ट्री रिट्रेचमेंट की तरफ जा रही है। इट्स मीन दैट दे डोंट हैव द फाइनेंसेस, ठीक है। या तो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अच्छी पोजीशन में फाइनेंशियल वो उसको एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, या मर्जर का आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा, या आपके पास इस अपॉर्चुनिटी विंडो को फिल करने के लिए कोई मार्केटर या कोई और जो कंपटीटर है वो एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है क्या करेगा, वो मार्केट में ले आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो इन्वेस्टर है, जो कंपटीटर है, वो स्पेस को एज एन अपॉर्चुनिटी गैप समझता है, वो इसको अपॉर्चुनिटी समझता है अपने लिए, और वो उसको लेकर अपने लिए जो है अपने बिजनेस को जो है वो एनहांस करता है। और उस वजह से जो आपकी मार्केट की आपके अंदर जो प्रोडक्ट है मार्केट का, वो ऐसा ऐसा कम होते होते बिल्कुल ही आपके पास डिक्लाइन हो जाएगा। लैक ऑफ डाइवर्सिटी, आप जब अपने पास डिफरेंट यूनिट्स को जो है कट डाउन करेंगे, आपके पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कट डाउन करेंगे, तो जो आप डाइवर्सिफिकेशन दे रहे थे तो वो आपके पास ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी, वो आपके पास कम हो जाएगी। यूनिलीवर को आप देखें, यूनिलीवर एक ब्रांड है, बट इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपके पास ऑफ कोर्स मतलब 100 प्लस उनके जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या डाइवर्सिफिकेशन है, हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर क्या डाइवर्सिफिकेशन है। अब यहाँ पर अगर रिट्रेचमेंट की नौबत आएगी तो आपके पास जो डाइवर्सिफिकेशन थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। डिक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी, और ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा इशू तमाम आपके पास जो डाउन साइजिंग के इफेक्ट आपके पास आ रहा है, जो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन जो हमारे डाइवर्सिटी थी उसकी कम होने की जो है वजह, यूनिट्स का कट डाउन करना, ये तमाम का तमाम आपकी जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है उसको जो है वो कम कर देगा आपके पास। अल्टरनेटिव्स ऑफ द रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस अगर रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करती हैं तो इट्स गुड, बट हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं जो कि हमारे पास रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी के मुतबादिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, इज आल्सो नोन एज कट बैक स्ट्रेटजी, होल्ड द प्रेजेंट बिजनेस एंड कट द कॉस्ट, ठीक है। हमारे पास टर्न अराउंड स्ट्रेटजी हमारे पास किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है कि कट बैक, आपके पास जो करंट बिजनेस है उसके अंदर ही आप रहें, उसी के अंदर आप काम करें, ठीक है, बट जो आपके पास डिफरेंट कॉस्ट हैं उनको आप अपने पास कम कर लें, ठीक है। आपको रिट्रेच करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने एसेट्स, आपको अपनी लैंड वो सेल करने की जरूरत नहीं है। जो एसेट हैं वो एसेट आप वहीं पर रखें, लेकिन जो आपकी कॉस्ट है उसको आप क्या करें, उसको आप मिनिमाइज कर लें। आपके पास कॉस्ट मिनिमाइज कैसे हो सकती है, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी एक नई लेकर आ रहे हैं, और वो जो नई टेक्नोलॉजी है वो नई टेक्नोलॉजी आपके पास क्या सॉफ्टवेयर बेस्ड है, और सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिस्क है वो चेंज करने से आपका जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो एक नया प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो आपको इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी आपके पास क्या करेगी कि आपके पास ना सिर्फ कॉस्ट को इंक्रीज करेगी, कॉस्ट को आपके मिनिमाइज करेगी, बल्कि इसके साथ साथ आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो सारी चीजें आपके पास एडजस्ट हो जाएंगी। तो हमने लास्ट देखा रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी, हम नेक्स्ट जो है देखते हैं अपने पास जो है अल्टरनेटिव्स ऑफ द रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। तो हम बात करते हैं अपने पास रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज की, जो हमारे नेक्स्ट वो हमारे पास है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में हम यही बात कर रहे थे, हमारे पास के कस्टमर जो अपने पास जो कंपनीज हैं वो आपके पास क्या करते हैं, वो कटबैक स्ट्रेटजीज अप्लाई करती हैं ताकि आपके पास जो करंट बिजनेस है उसको आप जो है वो डिक्लाइन स्टेट से निकाल के अपने पास जो है वो अच्छी पोजीशन में ला सके। तो हमारे पास यहाँ पर यही हमने अभी बात की कि हमारे पास जो बिजनेस है उसको आप जो हैं उसको आप रखें, उसके अंदर जो आपके पास एसेट्स हैं, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है उसको आप उसी तरह से चलने दें। बट आप क्या करें, आप अपने पास कॉस्ट है उसको आप अपने पास रिड्यूस कर दें। आप कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए आप क्या करें, तो एक तो आपके पास ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है जो आपने अडॉप्ट की, उसको आप जो है टेक्नोलॉजी को लेकर आए, नई टेक्नोलॉजी को आप इंट्रोड्यूस करवाएं। नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने से आपके पास क्या होगा, आपके पास जो प्रोसेस कॉस्ट है वो आपके पास कम होगी। प्रोसेस कॉस्ट के साथ साथ जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी आपके पास जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी को लाने के लिए तो कॉस्ट लगेगी, बट आपके पास जो होगा नेक्स्ट जो प्रॉफिट है वो आपके पास जो है वो ज्यादा जनरेट करने के चांसेस हैं।
जहां हमने बात की हमारे पास रिटैचमेंट स्ट्रेटजी के अंदर कि आपके पास जो है कंपनी जो अपनी लैंड जो है वो सेल्स कर दें, अपने पास जो अपार्टमेंट्स है वो सेल करें, अपने पास जो कैश जो है वो जनरेट करें। ऑफ कोर्स अपने पास जो करंट आपने प्रोसेसेस है उनको चलाने के लिए आपको जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो आपको है। बट यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आप जो है वो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के थ्रू क्या करें कि अपने पास जो कॉस्ट है उसको आप मिनिमाइज करें। आप कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए जो अपनी बाकी जरूरियात हैं उनको आप पूरा करें। अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद हो तो हमने वॉरेन बफेट की कुछ कोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। उन कोट्स के ऊपर उस कोट को मैं दोबारा आपके रिपीट करना चाहूंगा कि आप जो अपनी सेविंग्स हैं वो कैसे करेंगे। आप जो सेविंग्स करने का तरीका वॉरेन बफेट के हिसाब से डिफरेंट है जो हमारी नेचुरल लाइफ है उससे। हम आमतौर पर क्या करते हैं कि पहले स्पेंड करते हैं और जो बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। जबकि वॉरेन बफेट ने कहा कि पहले आप सेव करें और जो बच जाए उसको आप क्या करें, स्पेंड करें। तो यहां पर यही स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई करने की जरूरत है। वॉरेन बफेट को कोटेशन को यहां पर जो है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के अंदर उसकी एडजस्टमेंट होती है कि आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो सेविंग्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उनको फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंस चाहिए, आपने लोन की जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो पे करें। जो अब आपके पास बच चुका है उसको आप क्या करें, अपने पास अपने बिजनेस के अंदर उसको आप सर्कुलेट करें। और मतलब कि अपने पास आपको पता है, डिपार्टमेंट्स को पता है कि हमारे पास ये हमारे पास है, इसी के अंदर हमने क्या करना है, अपने पास इसी बजट के अंदर हमने क्या करना है, अपनी चीजों को जो है वो एडजस्ट करना है। तो हमारे पास इसके अंदर जो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, इसको हम और थोड़ा डिटेल डिस्कशन है इसके ऊपर देखते हैं कि इट इज वन इन विच अ कंपनी ट्राइज टू रिकवर फ्रॉम इट्स डिक्लाइनिंग स्टेट बाय इंप्रूविंग द इंटरनल एफिशिएंसी। यहाँ पर आप बात करने अपने पास कॉस्ट को रिड्यूस करने की। तो कॉस्ट रिड्यूस कैसे आपके पास होगी, जो आपके पास इंटरनल एफिशिएंसी है उसको आप इंप्रूव करें। अब यहाँ पर इंटरनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने का हमारे पास क्या, हम एम्प्लॉयज की इंटरनल एफिशिएंसी इंप्रूव करें, क्या हम अपने पास जो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी हम एफिशिएंसी इंप्रूव करें। हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारे पास प्रोसेस है, ये हमारे पास जो एक फुल सेटअप है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम टेक्नोलॉजी को उसको हम इंप्रूव करें, हम किस चीज़ को इंप्रूव करें। तो ऑफ कोर्स ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास लिंक हैं। वेदर आपके पास स्किल्ड लेबर है विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स आई की इंडस्ट्री को चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर इम्प्रूव्ड होगा आपके पास, ठीक है, रॉ मटेरियल आपके पास जो है वो आपके पास चीप होगा, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका जो है वो लेटेस्ट अगर आपके पास है, आप लेटेस्ट मशीनरी यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो आपके पास, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास कॉस्ट क्या होगा, आपके पास मिनिमाइज होगी। तो आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करने के तमाम मेथड जो है वो अडॉप्ट करने हैं, और वो आपके पास क्या होगी कि आपने अपने पास जो इंटरनल एफिशिएंसी है वो आपने इंप्रूव करनी है। इंटरनल एफिशिएंसी अब अपने ऑर्गेनाइजेशनल के प्रोसेसेस को देखें, अपने ह्यूमन रिसोर्स की जो डिफरेंट कॉस्ट है उनको आप कट डाउन करें, ठीक है। आपने अपने पास जो क्वालिटी है उसको आपने रिटेन रखना है, बट आपने इंटरनल एफिशिएंसी इस तरह से मैनेज करनी है कि आपके पास क्या हो, लॉन्ग टर्म में आपके पास क्या हो, वो सस्टेनेबल आपके पास रहे, प्रोडक्ट भी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी। टर्न अराउंड एक्शन में इंक्लूड चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स। आप क्या करें कि ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, आप टर्न आउट स्ट्रेटजीज के अंदर अगर आप इन स्ट्रेटजीज के ऊपर आप फोकस करें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पास जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपनी इंटरनल एफिशिएंसी को बढ़ाकर। पहली चीज आप क्या करें कि आप चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स आपके पास क्या है कि एक प्रोडक्ट से ज्यादा क्या करें आप अपने पास जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट मिक्स आप क्या करें कि उसके अंदर आप चेंज लाएं। आप अपने पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट को मिलाकर एक बनाते हैं, ठीक है। अब इट डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये चीज आपके पास वेरी करेगी, ठीक है। आप ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ शायद आपके पास प्रोडक्ट मिक्स ना हो, ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो है प्रोडक्ट मिक्स हमारे पास कंपनीज जो है यूज कर रही है, तो आपके पास एक मशीनरी है और उससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट, दे विल गो फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। और ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह करती हैं कि अपने पास जो है एक ही इक्विपमेंट को यूज करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या करती हैं वो बनाती हैं आपके पास, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स का कंसेप्ट हर जगह है। आप क्या करें, टर्न आउट स्ट्रेटजी में जो पहला पॉइंट है कि आप क्या करें, अपने पास चेंज करें किसको, अपने पास प्रोडक्ट मिक्स को। सेकंड आप क्या करें, सेलिंग ऑफ द एसेट्स व्हिच आर नॉट यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म एंड इन फ्यूचर आल्सो टू जनरेट द कॉस्ट। इसके अंदर यहाँ ये बात की जा रही है आपके पास वो एसेट्स जो आपके पास जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे, ठीक है, आपके पास काफी अरसे से आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, बट आपके लिए यूजलेस है।
आप उनसे फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है, बल्कि वो जो टाइम गुजरने के साथ साथ आपके पास क्या वो डिप्रिशिएट होते चले जा रहे हैं। इस तरह के एसेट्स को लॉन्ग टर्म में रखना या इन फ्यूचर में आपके पास जो है वो आपके पास ज्यादा लॉस का बायस बनेगा। तो अगर करंटली वो आपके इन यूज नहीं है और इन फ्यूचर भी आपको जो है वो फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो आप क्या करें, उनको सेल आउट कर दें, ठीक है। इस तरह के एसेट्स को रखना जो है आपके लिए जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा इन लॉन्ग टर्म और करंट। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उन एसेट्स को सेल करें, अपने पास जो रिक्वायर्ड कैश है उसको आप जनरेट करके क्या करेंगे, अपने पास जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है उनको आप क्या करें, उनको आप चला दें। क्लोजिंग डाउन प्लांट्स एंड डिवीजन्स विच आर नॉट रिवार्डिंग। अब यहाँ पर एक और बात की जा रही है कि आपने वो तमाम डिवीजन्स, आपके पास वो वाले प्रोडक्ट, वो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जो आपने डिफरेंट किए हुए हैं, अगर आप उनको बना रहे हैं लेकिन मार्केट में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, वो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो डिफरेंट चीज़ें वो आपके पास उस तरह से सेल्स जनरेट नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना चाहिए, या उन डिवीजन्स को आपको जो है उनको आपको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो डिवीजन आपको उस तरह से नहीं दे रहे जिस तरह से उनको देना चाहिए था। क्लोजिंग डाउन द प्लांट्स एंड डिवीजन विच आर नॉट रिवॉर्डिंग, ये हमने अभी देखा। रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑब्सलीट मशीनरी, आप देख रहे हैं मशीनरी अगर आपके पास ऑब्सलीट हो चुकी है, ठीक है। ऑब्सलीट हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बट आपकी मशीनरी क्या वो पुरानी है। आपके पास जब मशीनरी पुरानी होगी तो इट्स मीन जो आपके पास प्रोसेस हैं वो भी आपके पास क्या होंगे, वो भी आपके पास पुराने यूज हो रहे होंगे। और जो आपके पास हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आना है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट का आना है, वो आपके पास यही है कि आपके पास पिछले प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है। वो आपके पास पिछले प्रोसेसेस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। आपके पास नई टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ आपकी जिंदगी आसान बनाई है, बल्कि उसके साथ साथ आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस तरह के प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी वजह से आपके पास क्या हुआ है कि आपके पास प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी कम हुआ है और आपका जो प्रोसेस है वो भी आपके पास इन्हांस हुआ है। रॉ मटेरियल जो है वो इफेक्टिव तरीके से आपके पास क्या हो रहा है, वो यूज हो रहा है। इसकी एग्जांपल आप एग्रीकल्चर के अंदर ले लें। एग्रीकल्चर के अंदर जो आपके पास डिफरेंट किस्म के आपके पास सीड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि आपके पास ज्यादा क्या करते हैं, वो फसल आपके पास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो कंट्रीज हैं आपके पास जो है 24 आवर हमारे पास जो है वो डेज हमारे पास जो है वहाँ पे सनलाइट जो है वो नहीं अवेलेबल होती, तो वहाँ पे इस तरह की हमारे पास है जितनी देर सनलाइट अवेलेबल उसके अंदर आप किस तरह प्रोडक्शन करें। तो कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ आपके पास एक साल के अंदर मतलब के कहीं से ज्यादा आपके पास क्या है वो क्रॉप की यील्ड आप क्या करते हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट है कि आप अपने पास उस सीड को, ठीक है, यूज करते हुए आप अपने पास जो फसल है उसको आप ज्यादा कर सकते हैं। तो आपके पास ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो भी ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ रहा है, बन रहा है। तो अगर आपके पास एक टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो चुकी है, आपकी मशीनरी पुरानी हो चुकी है, तो आप क्या करें कि आप मशीनरी अपनी क्या करें, उसको आप रिप्लेस करें। ये मशीनरी रिप्लेस करना शायद आपकी जो वर्क फोर्स है उसको भी कम कर दे, ठीक है। शायद जो आपके पास रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है उसको भी आपके पास क्या करे, उसको भी आपके पास कम कर दे। तो ये आपके पास चीजें टाइम के साथ साथ सेट होती है। इसकी एग्जांपल आप आम ले लें अपनी डेली लाइफ के अंदर, आप कार को ले लें। जब आप एक नई कार लेते हैं, ठीक है, तो नई कार अगर आप 2013 की ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास EFI टेक्नोलॉजी, डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपके पास क्या है, आपके पास फ्यूल कंजम्पशन क्या करते हैं, रिड्यूस करती हैं, और आपके पास जो आपके पास इंजन एफिशिएंसी उसको आप क्या करते हैं, उसको आप इंप्रूव करती हैं, बढ़ाती हैं। लेकिन जो वो कार जो आपके पास पुरानी 80s की हमारे पास है, 90s की है, उनके अंदर शायद ये वाली जो फैसिलिटीज हैं, ये टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है। वहां पर आपके पास कंजम्पशन भी ज्यादा है, ठीक है, और आपके पास कॉस्ट भी आपके पास क्या हो रही, बढ़ रही है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास है टर्न अराउंड के अंदर कि आप क्या करें, ऑब्सोलीट मशीनरी अपनी उसको क्या करें, आप रिप्लेस करें। फोकस ऑन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड कस्टमर एंड इंप्रूव्ड मार्केटिंग एक्सेट्रा। आप क्या करें, अपने पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर क्या करें, आप ध्यान करने शुरू करें। आप जो डाइवर्सिफाइड आपकी पहले थी, आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी, डिफरेंट प्रोडक्ट आप बना रहे थे, आप उन डिफरेंट के ऊपर करने के बजाय आप जो है खुद को फोकस करें, डिटर्मिन खुद को करें, अपने लिए एक फोकल पॉइंट जो है उसको आप इंट्रोड्यूस करें कि मेरा काम ये है, ठीक है, मैंने ये वाला काम जो है करना है, ये मेरे कस्टमर है, ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट जो है मेरे, इनको ज्यादा अटेंशन चाहिए क्योंकि ये मेरे पास जो है प्रॉफिट ओरिजिनेटेड या हमारे पास प्रॉफिट जनरेट करने वाले प्रोडक्ट हैं। तो आप उन प्रोडक्ट के ऊपर, उन कस्टमर के ऊपर फोकस करें जो कि आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। वो कस्टमर जो कि आपके प्रोडक्ट को ज्यादा ले रहा है, आप उस कस्टमर के ऊपर अपने पास फोकस करें। तो इस तरह करने से आपके पास क्या होगा कि आपके पास वो वाले प्लांट्स, वो वाले जो एक किस्म के आपके डिवीजन्स जो आपके पास हैं, या वो प्रोडक्ट जो आपके पास प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे, उनसे आपकी अटेंशन जो है कम होती चली जाएगी और आप जो है फोकस हो जाएंगे उन प्रोडक्ट की तरफ जो कि आपके पास ज्यादा अच्छी तरह से आपको जो है प्रॉफिट जो है वो दे रहे होंगे। तो गाइडलाइंस फॉर द रिट्रेचमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्म हैज फेल्ड टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव
and goals consistently over time but has distinctive competencies। वो आपके पास ये गाइडलाइंस हैं जो आप फॉलो करें। अगर आपके फर्म्स के अंदर कुछ इश्यूज हैं और आप उनको देखना चाहते हैं तो वेदर यू शुड गो फॉर द रिट्रेचमेंट और नॉट, आप ये गाइडलाइंस जो है फॉलो करो। फर्म हैज फेल्ड टू मीट हिज ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स कंसिस्टेंटली। अगर आपके पास फर्म है और वो आपके फर्म्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने सेट किए अपने पास, जो उन्होंने अपने पास स्ट्रेटजी डिवाइस की हुई है, जो उनका फ्यूचर विजन मिशन है, ठीक है, उन्होंने जो भी अपने सेट किया है, अगर वो कंसिस्टेंटली उसको मीट नहीं कर पा रहे, जो अपने गोल सेट किए हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, वो आपके पास फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और उनको आप प्रॉपर्ली जो है वो मीट नहीं कर रहे कंसिस्टेंटली, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है वो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी को क्या करें, उनको आप अप्लाई करें, इसको आप क्या करें, इसको आप यूज करें। सेकंड, हमारे पास जो बात की जा रही, फर्म इज वन ऑफ द वीकर कंपिटिटर्स। आपकी जो फर्म है वो कंपिटिटर तो है बट वीकर कंपिटिटर है। आप मार्केट में compete कर रहे हैं, हमारे पास उस मार्केट में और भी कंपिटिटर्स हैं और आप जो हैं यू आर वन ऑफ द वीकेस्ट या वीकर कंपिटिटर हैं, तो आपको रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी की तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए। ठीक, आप ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट जो है वो डिमांड में नहीं है और आप compete कर रहे हैं बट बहुत वीकली compete कर रहे हैं, इट्स मीन के योर सेल्स आर लो, योर प्रॉफिटेबिलिटी इज आल्सो लो। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपको रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी की तरफ वो फोकस करना चाहिए। इनएफिशिएंसी, आप जो है वो एफिशिएंट नहीं है। जब इनएफिशिएंसी हमारे पास होगी तो आपके पास जो कॉस्ट जो होगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट, इंटरनल फंक्शनल कॉस्ट, सब के सब आपके पास, ऑपरेशनल कॉस्ट आपके पास क्या होगी, बढ़ेगी। लो प्रॉफिटेबिलिटी, अगर इनएफिशिएंट है तो ऑफ कोर्स आपके पास जो है वो लो प्रॉफिटेबिलिटी होगी। पुअर एम्प्लॉय मोरल, जो आपका एम्प्लॉय का मोरल है वो आपके पास क्या होगा, वो लो होगा। अब एम्प्लॉय मोरल लो क्यों है, आपके पास रिवॉर्ड सिस्टम आपके पास क्या होगा, वो आपके पास पुअर होगा, आपके पास बोनसेस वगैरह नहीं होंगे। जब आप ऑलरेडी इनएफिशिएंट हैं, आपकी फर्म जो है प्रोग्रेस नहीं कर रही, यू आर वन ऑफ द वीकेस्ट कंपिटिटर इन द मार्केट, प्रोडक्ट की डिमांड आपकी है नहीं, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑफ कोर्स इस केस के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज को जो है वो बोनसेस नहीं देंगे, उनकी पे भी लो होगी, सैलरी स्ट्रक्चर भी उनका जो होगा वो भी अच्छा नहीं होगा, रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो भी इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं होगा। इस केस के अंदर आपके पास एम्प्लॉय मोरल क्या हो जाएगा, वो आपके पास वो लो रहेगा। एंड प्रेशर फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड यू आर अंडर द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनको जो है वो प्रॉफिट ना मिले, ठीक है, या वो जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके आपके पास क्या होगा, उसके पास बिल्कुल अर्निंग जो है वो लो हो जाए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए, उसकी सेल्स जो आपके पास वो डिक्लाइन हो जाए, कभी भी आपके पास इस तरह का केस जो है वो नहीं होगा। तो शेयर होल्डर्स आपको कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, पुश करेंगे कि आप क्या करें, हमारी जो है एसेट्स का जो है वो ख्याल करें, इंप्रूव करें अपने प्रोसेस को, प्रोडक्ट को। तो इस केस का जब आपके पास हो इस तरह, तो आपके पास देन रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं उनका जब ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है तो इस तरह के केस के अंदर वो क्या करते हैं कि वो अपने फाइनेंसिस को और बढ़ा देते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं स्टेटमेंट के ऊपर और इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा देते हैं, बिकॉज दे हैव ट्रस्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव ट्रस्ट ऑन द मैनेजमेंट, दे हैव ट्रस्ट ऑन द मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। तो इस केस के अंदर वो इन्वेस्टमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट, जब इस तरह का आपके पास केस है कि आपका जो स्टेक होल्डर है वो पुश कर रहा है आपको कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ, इंक्रीज करो, वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसका ट्रस्ट लेवल लो है, तो इस केस के अंदर जो है वो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी अगेन हेल्पफुल होगी। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजर हैव फेल्ड, जो आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजर है उसके जो स्ट्रेटजीज हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, वो बार बार फेल हो रही हैं, ठीक है, वो मिशन से विजन और मिशन के साथ उनकी अलाइनमेंट नहीं है, या वो मिशन को स्ट्रेटजीज अचीव नहीं कर पा रही, तो इस केस के अंदर जो है ये फेल्योर है आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजर का। तो इस केस के अंदर या तो आप उसे चेंज करें, ठीक है, या फिर आप रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी की तरफ जाएं। वेरी क्विक ग्रोथ टू द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ मेजर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड। वेरी क्विक ग्रोथ टू द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ मेजर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड। आप बहुत जल्दी आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो शक्ल में उभरे सामने आए हैं, दैट्स गुड, बट अब आपको मेजर री इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपने इतना बड़ा सेटअप ऑर्गेनाइज किया है इसको आप जो है प्रॉपरली जो है वो हैंडल भी कर सकें। जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो हमारे पास है डाइवेस्टिचर। डाइवेस्टिचर की हम डेफिनेशन देखेंगे, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या है।
डेफिनेशन, सेलिंग अ डिवीजन और पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या तो आप एक पूरे का पूरा डिवीजन अपना सेल करें या आप क्या करें उसका कुछ पार्ट जो है उसे आप सेल करें, दैट थिंग इज कॉल्ड डाइवेस्टिचर। एग्जाम्पल हमारे पास हार्डकोर जनरल, द लार्ज यूएस पब्लिशर इज सेलिंग इट्स नाइमन मर्कस डिवीजन। आप अपना कोई भी जो एक डिवीजन है उसको क्या करते हैं, उसको आप सेल आउट करते हैं। इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या होंगे डाइवेस्टिचर के? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक फोकस, जिस तरह हमने लास्ट में बात की थी अपने पास रिट्रेचमेंट के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर, कि आप फोकस रहेंगे अगर आप अपने डिफरेंट जो वो एसेट्स जो काम नहीं कर रहे उन्हें जो है आप सेल आउट करें। यहाँ पर भी हमने ये बात की कि आप अपना जो डिवीजन है उसे सेल आउट करें, या अपना एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके पास काम नहीं कर उसे आप सेल आउट करें, फिनिश करें। तो एडवांटेजेस हमारे पास जो है इसको हम देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास है स्ट्रेटेजिक फोकस। कंपनीज ऑफन डाइवेस्ट एसेट्स एंड बिजनेस यूनिट्स दैट नो लॉन्गर फिट विद द कंपनी कोर बिजनेसेस। कंपनी की जो कोर बिजनेसेस हैं वो विद टाइम जो है विद रिस्पेक्टिव कंपनीज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बदलती रहती हैं, और जो कंपनीज की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो विद टाइम जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। विद टाइम जब आप चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम दे गॉन फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन, तो इंटरनली जो है उनको जो है वो उनके डिफरेंट प्रोसेस के अंदर चेंज आती है जब आप जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप यही बात कर रहे हैं कि आपके पास आपके क्या करें कि आप डाइवेस्ट करें अपने एसेट्स और बिजनेस यूनिट्स को जो अब जो है कंपनी के कोर बिजनेस वैल्यूज के साथ जो है फिट नहीं बैठते। जो आपका करंट बिजनेस है, जो आपके पास करंट कस्टमर्स हैं, आप उनके ऊपर फोकस करें। जो आपके पास कोर कस्टमर हैं, वो प्रोडक्ट्स जो आपके पास ज्यादा प्रॉफिट आपको दे रहे हैं करंट स्टेटमेंट के अंदर, आप उसके ऊपर क्या करें, उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। डाइवेस्टिंग देयरफॉर हेल्प कंपनीज मेंटेनिंग देयर स्ट्रेटेजिक फोकस। ऑफ कोर्स आपने सेल आउट कर दी अपने पास डिवीजन जो आपके पास काम नहीं कर रहे थे, नाउ यू आर फोकस्ड। ठीक है, कंपनीज आल्सो डाइवेस्ट अनपरफॉर्मिंग एसेट्स। आपके अगर कुछ एसेट्स हैं जो कि मतलब कि अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, या जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट नहीं कर रहे, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहे, तो कंपनीज क्या करती हैं, उनको वो डाइवेस्ट करती हैं आपके पास। डाइवेस्टिंग एसेट विद द पुअर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रीज अप इंटरनल एसेट्स। फर्स्ट चीज, आपके पास एसेट्स हैं और वो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन पुअर है, उनको आप डाइवेस्ट करें। विच द कंपनी कैन यूज टू स्ट्रेंथन इट्स ओन बिजनेस, और उससे जो आपके पास मार्कअप या जो प्रॉफिट जो फाइनेंसेस जनरेट हों, उससे उस फाइनेंसेस को यूज करते हो आप अपने पास इंटरनल स्ट्रेंथ है करंट बिजनेस की, जो कोर बिजनेस प्रोसेस है, उनको आप इंप्रूव कर सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड कैश टू परचेज और इंप्रूव एसेट दैट कैन इनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। और यहीं पर ये जो आपके पास फाइनेंसेस जनरेट हो रहे हैं, उन एसेट्स को यूज करके जो प्रॉफिट नहीं दे रहे, उन एसेट्स को आप यूज कर सकते हैं और अपने तो पास जो परचेज या इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप करंट एसेट्स को। ठीक है, जो आपके पास ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं या जिनकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या कर रही है, वो आपके पास अब बढ़ रही है। जो सेकंड हमारे पास एडवांटेज है डाइवेस्टिचर का, वो हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी एंड वैल्यूज। Divestiture also provide greater operational transparency in companies with large and diverse business and activities। अगर आप एक लार्जर कंपनी है और आपके पास डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज हैं, तो आप अगर अपने इस तरह के एसेट्स को क्या करते हैं, वो डाइवेस्ट करते हैं जो आपके पास काम के नहीं है, तो आप अपनी अटेंशन जो है वो आप अपने पास फोकस कर सकते हैं एक चीज की तरफ जिसको ज्यादा आपके पास अटेंशन चाहिए। तो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट आप बना सकते हैं कि आपकी अटेंशन जो पहले डाइवर्ट थी वो आप क्या है, वो फोकस्ड है। तो यहाँ पर आप अपने पास जो है एक अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, आप अपने प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, आप अपने काम को जो है वो और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब आपकी फोकस होंगे आप एक जगह के ऊपर, एक कोर वैल्यूज के ऊपर, तो आप जो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास इंप्रूव हो जाएगी और वैल्यूज जो है वो आपके पास इंक्रीज होंगी। ट्रांसपेरेंसी इज ग्रेटर कंसर्न फॉर द कंपनीज दैट हैव मल्टीपल lenders and investors who are not typically privy to the some information that owner and managers are। ट्रांसपेरेंसी आपके पास ग्रेटर कंसर्न होती है कंपनीज के लिए, जहां पर उन कंपनीज के अंदर ज्यादा कंसर्न होता है ट्रांसपेरेंसी इशू का, जहां आपके पास बहुत ज्यादा लेंडर्स हो और इन्वेस्टर्स आपके पास हो। ठीक है, कंपनी बहुत सी जगह से लैंड कर रही है, आपके पास लोन ले रही है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स जो हमें वहां पर इन्वॉल्व हो। तो इस केस के अंदर आपको क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी का जो इशू है इसको आपको जो है वो देखना पड़ता है। आपके पास इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट, आपके जो लैंडर्स हैं उनका ट्रस्ट,
आपके ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ठीक है, आप फोकस्ड रहेंगे, तो आपके पास ट्रांसपेरेंसी का इशू जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को फैलाया हुआ है और आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके पास आपका फोकस है और मतलब आपके पास इस तरह के एसेट्स भी हैं जो कि आपके पास प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इस केस के अंदर ट्रांसपेरेंसी का इशू आपके पास रहेगा। इवन ऑडिट वाले भी आपको जो है वो भी आपके पास तंग करेंगे कि ये आपके पास एसेट है, ये एसेट प्रॉफिटेबल नहीं है, वाई, मतलब कि एसेट अभी तक आपने रिटेन रखा हुआ है। तो आपको इस तरह के एसेट्स को जो है वो सेल आउट करना चाहिए, आपको डाइवर्स्ट करना चाहिए उन एसेट्स को, ठीक है, उन रिसोर्सेज को जो कि फंक्शनल नहीं है, जो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ डाइवर्स्टिंग इज इन इंक्रीज इन वैल्यू दैट रिजल्ट्स, ठीक है, वैल्यू के अंदर इंप्रूवमेंट आपके पास। डाइवर्स्टिंग का असल पर्पज हमारे पास रहे, हम अपने पास स्ट्रेटेजिक फोकस गेन कर रहे हैं, हम अपने पास जो ट्रांसपेरेंसी इशू है इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, और एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पास वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, अपना जो ट्रस्ट है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं इन द आईज ऑफ द कस्टमर, ठीक है, इन द आईज ऑफ द इन्वेस्टर, इन द आईज ऑफ द लेंडर्स। द स्ट्रीमलाइन फोकस, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, हमारे पास फ्रीड रिसोर्सेज एंड कैश रिसीव्ड ऑल हेल्प ड्राइव अ हायर ओवरऑल वैल्यू फॉर द रिमेनिंग कंपनी। हमारे पास जो इंक्रीज ट्रस्ट है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, हमारे पास जो फाइनेंसेस जनरेट किए हैं आपने, जो आपके पास फोकस जनरेट हुआ है स्ट्रेटेजिक पॉइंट की तरफ, ये तमाम का तमाम आपको हेल्प करेगा कि आप क्या करें कि कंपनी का जो कोर वैल्यूज है, जो कोर बिजनेस है, उसकी तरफ आप अपना फोकस क्या करें, उसको आप अपना बढ़ा सकें। इसके कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कॉस्ट को। वन पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ द डिवेस्टिचर इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ कंपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर। आपके पास कंपनी के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है वहां पर आपके पास कॉस्ट होती है डिवाइडेड आपके पास होती है। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, आपके पास एक प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, दूसरे की आपके पास कम है। ये जो हमारे पास कॉस्ट ओवरऑल है, ये हमारे पास टॉप से लेके बॉटम हिरार्की तक हर जगह हमारे पास क्या है, कॉस्ट आपके पास इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या है कि हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर। डाइवर्स्ट का जो एक प्रॉब्लम ये है, इफ अ कंपनी हैज स्प्रेड इट्स फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट, maintenance, personal allocation and administrative support over 2 or more businesses unit, the remaining business unit must now absorb those costs। ठीक है, अगर आपके पास कंपनी का एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे आपके पास लैंड भी है, वहाँ पे आपके पास पर्सनल भी है, मेंटेनेंस भी आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी है, तो अब क्या होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपके पास किस तरफ, इन यूनिट्स के अंदर भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस वजह से आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो ये सपोर्ट वाली चीजें हैं, ये आपके पास जो है एक्चुअल जो प्रोसेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, उसको भी क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट को भी क्या करेंगे, वो शेयर करना शुरू कर देंगे। इन एडिशन कंपनीज में encounter difficulty relocating personnel as some employees may perform work for more than one business unit। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो पर्सनल एफिशिएंसी होगा आपके पास डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। कंपनीज रिलोकेट करती है अपने पास पर्सनल को, कि आपने डाइवर्सिफाइड आपके पास यूनिट्स हैं, एक जो बंदा आप यहाँ पे काम कर रहे हो वो आपके पास शायद वही स्किल्ड लेबर आपके पास दूसरी जगह पर भी हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट आपके पास क्या आपके पास वो हो, तो यहाँ आपके पास क्या होगा कि पर्सनल एफिशिएंसी डिक्रीज होने के आपके पास चांसेस ज्यादा है कि आपके पास एक ही बंदा है, एक ही लेबर है, वो डिफरेंट जगह पर आपके पास क्या कर रहा है, जाकर आपके पास काम कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर आकर जो है वो प्रॉब्लम आपके पास आएंगे कि आपके पास ना सिर्फ पर्सनल एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, बल्कि शायद उस जो भी रिसोर्स है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके पास क्या हो जाए, वो कम होना शुरू कर दे, क्योंकि आप उस एक रिसोर्स को एक से ज्यादा जगह पर क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट टाइम में क्या उसको भी यूज कर रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स उसकी एफिशिएंसी क्या करें, उसको आप उसको डिक्रीज करें। सेकंड हमारे पास है कॉन्ट्रेक्चुअल। अ डाइवर्सिफायर हैज अदर डिसएडवांटेजेस, लाइक हमने कॉस्ट की बात की, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, स्पोर्ट एग्रीमेंट्स एंड वेंडर कॉन्ट्रैक्ट में कंटेन मेंशन ऑफ द डाइवर्स बिजनेस। आपको इस चीज का भी ख्याल देखना है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट ईदर गो विद द डाइवर्स्टेड बिजनेसेस और अंडरगो मॉडिफिकेशन टू रिमूव द रेफरेंसेस। आपके पास कोई भी बिजनेस है, वहां पर आपके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट एग्रीमेंट्स होते हैं, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जिस तरह के बिजनेस के आपके अंदर हैं वहां पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक शॉप है, ठीक है,
आप एक शॉपकीपर हैं तो आपके पास क्या होगा कि डिफरेंट यूनिलीवर के जो बंदे आ रहे हैं उनसे भी आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जो भी हबीब ऑयल वाले आ रहे हैं उनके साथ भी आप हैं, जो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट के हर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जो सेल पर्सन, उनके साथ आपका क्या है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपका एक रेफरेंस है, आपकी एक जो है वो रिलेशनशिप है। जब आप अपने डाइवर्स की स्ट्रेटजी यूज कर अपने यूनिट सोल्व करने शुरू कर देंगे तो जो आपके रेफरेंसेज है वो भी आपके पास क्या होंगे, वो भी आपके पास टूट जाएंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स आपके, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास टूटना शुरू हो जाएंगे। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट अंडरगो द डाइवर्स बिजनेस। आपके पास अगर बिजनेस डाइवर्स हुआ है तो आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके पास सारे के साथ चलेंगे। अंडरगो मॉडिफिकेशन टू रिमूव रेफरेंसेज, या इनके अंदर भी आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो आपने देखना है कि सिर्फ आप अपने पास एक यूनिट को सोल्ड नहीं कर रहे, एक बिजनेस यूनिट को सोल्ड नहीं कर रहे, अपने पास आप एक प्रोडक्ट खत्म नहीं कर रहे, बल्कि उस प्रोडक्ट से लिंक जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो डिफरेंट आपके पास सेल्स में डिफरेंट आपके पास जो रिसोर्सेज थे, जो रेफरेंसेस थे, वो भी आपके पास क्योंकि वो भी आपके पास क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और इस केस के अंदर आपको अगेन मॉडिफिकेशन चाहिए होगी। आपके पास फॉर एग्जांपल लीगल कॉस्ट आपको आ सकती है, लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये ना हो कि आप जो चीज़ें डिवाइस की तरफ जा रही हो आपके पास कॉस्ट कम, मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के बजाय वो आपके पास एक कॉस्ट का सोर्स बन जाए। तो इस चीज़ को हम देखना है कि आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है डाइवर्स से, या आपके पास जो कॉस्ट है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से वो आपके पास जो है लीगल बाउंडिंग से बढ़ रही है। If the unit receives significant marketing, accounting or operational support from the parent company, it may not receive the same level of support as standalone entity or undergo in its new owner. अगर एक यूनिट था, पहले वो एक बड़ी फर्म के अंडर था, पार्ट काम कर रहा था, बट जब डाइवर्स किया, आपने उस डिवीजन को अलग किया, उसकी ओनरशिप चेंज हुई, जो सपोर्ट, जो एडमिन सपोर्ट, जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट्स थी, जो आपके पास रेफरेंसेस सपोर्ट थी, जो आपके पास पार्टनरशिप सपोर्ट थी, जो आपके पास सपोर्ट एग्रीमेंट सब कुछ थे, तो शायद इस केस के अंदर आपको क्या करे कि दोबारा सब कुछ नए सिरे से आपको जो है अपने आप को एडजस्ट करना पड़े। तो इस केस के अंदर आपके पास जो कॉस्ट है वो और ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी आपके पास जब भी एक प्रोडक्ट डिजाइन करती है, बनाती है, तो उसको पेटेंट्स लेने पड़ते हैं हर चीज के, ठीक है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स, डिफरेंट कंपनीज के साथ जो सेटअप है वो है। लेकिन जब अपना वो यूनिट क्या करेगी, उसको सेल आउट करेगी या उसको अलग करेगी खुद से, और उसकी एंटिटी या उसकी ओनरशिप बदलेगी, तो उस नए कंपनी को, उस नए पार्ट को भी वो तमाम के तमाम पेटेंट्स, वो चीजें परचेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि नाउ दे वर्किंग एज एन इंडिविजुअल एंटिटी, एज सेपरेट एंटिटी। तो इस केस के अंदर आपके पास लीगल बाउंडिंग अंदर अच्छी खासी आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये आपके पास एक प्रॉब्लम आ सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको हम देख लेते हैं हमारे पास, कि हमारे पास गाइडलाइंस वो हमारे पास क्या है। व्हेन फर्म हैज प्रीशोर्ड रिट्रेचमेंट बट फेल टू अटेन नीड इम्प्रूवमेंट, ये हमारे पास फर्स्ट है। सेकंड हमारे डिवीजन नीड मोर रिसोर्सेज देन अ फर्म कैन प्रोवाइड, रिसोर्सेज चाहिए तो क्या करें, आप डाइवर्स करें। थर्ड आपके हमारे डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म ओवरऑल पुअर परफॉर्मेंस, एक ऐसा डिवीजन जो कि अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहा और उस डिवीजन की वजह से, उसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इस केस के अंदर जो है ये एक अच्छा डिसीजन होगा आपके पास। व्हेन द डिवीजन इज मिसफिट विद द ऑर्गेनाइजेशन, आपने एक बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, आपने एक डिवीजन जनरेट तो कर दिया, बट इट इज टोटली मिसफिट विद द ऑर्गेनाइजेशनल करंट बिजनेस, सो यू हैव टू डाइवेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है वन लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इज नीडेड बट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर सोर्सेज, हमारे पास बहुत ज्यादा कैश चाहिए आपको, बट वो दूसरे रिसोर्स से आप उसे जनरेट नहीं कर सकते, बल्कि आपको इसी रिसोर्स से ही आपको अगर उसको जनरेट करना है। तो इस केस के अंदर भी आपके पास डाइवर्स इज अ गुड स्ट्रेटेजी। जो हमारे पास लास्ट स्ट्रेटेजी है आज के लेक्चर में, हमारे पास है लिक्विडेशन। रिट्रेचमेंट में तो हम बात कर रहे थे कि आप क्या करेंगे, सेल कर दें अपने पास। डाइवेस्ट में भी हमने कहा वो डिवीजन आप अपने पास सेल कर दें। हम देखते हैं कि हमारे पास लिक्विडेशन में हमारे पास क्या है। जो हमारे पास लिक्विडेशन हमारे पास है उनको हम देखते हैं कि लिक्विडेशन हमारे पास क्या है। इसकी हम डेफिनेशन देखें, सेलिंग ऑल ऑफ कंपनी एसेट्स इन पार्ट्स फॉर देयर टेंजिबल वर्थ। अल अमीर ब्लॉक फैक्ट्री सोल्ड ऑल इट्स एसेट्स एंड सीज्ड बिजनेस। इस केस के अंदर तो आप बिजनेस बिल्कुल ही बंद करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये वो फेज है जहां पे या तो आप जो अपने कॉस्ट है उसको आप बिल्कुल पूरा नहीं कर पा रहे, या आपने बैंक से लोन लिया है, या कुछ भी ऐसा इशू है और आप टोटली बैंकरप्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर लिक्विडेशन हमारे पास जो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, बट आपको करना पड़ेगा
अगर आपका बिजनेस यूनिट जो है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फुली तरह से जो है वो फेल हो चुकी है और वो प्रॉपर्ली जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही। सेलिंग ऑल ऑफ कंपनी एसेट्स इन पार्ट्स, या तो आप उन्हें पार्ट्स में सेल करें वन बाय वन फॉर द टेंजिबल वर्थ, जो भी उनकी एक वर्थ है मशीनरी की, इक्विपमेंट की आपके पास है, जो भी आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, लैंड है, अपार्टमेंट्स हैं, जो भी एसेट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको वन बाय वन सेल करें, ठीक है। या आप उनको जो ओवरऑल जो है आपके पास अगर उनको आपके पास उनको आप जो है सेल कर दें। तो लिक्विडेट आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, बट स्टिल कंपनीज जो है वो लिक्विडेशन की तरफ जाती हैं और बिजनेस को सेल आउट करती हैं। लाइक यहाँ पे हमने एग्जांपल ली कि फैक्ट्री जो है अपने ऑल एसेट्स को क्या करती है, वो सोल्ड आउट कर देती है। जो हमारे पास डिफरेंट गाइडलाइंस हैं उनको हम देखते हैं। व्हेन बोथ रिट्रेचमेंट एंड डिवेस्टिचर हैज बीन परस्यूड अनसक्सेसफुली, आपने रिट्रेचमेंट की, आपने अपने जो अनयूज्ड एसेट थे उन्हें आप सेल किया, आपने डिवेस्टिचर किया, आपने यूनिट्स डिवीजन्स अपने सेल किए, उनको आपने अलग किया, बट स्टिल दोनों की दोनों अनसक्सेसफुल रही, तो एट द एंड आपको जो है फिर लिक्विडेशन स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। सेकंड हमारे पास, इफ द ओनली अल्टरनेटिव इज बैंकरप्सी, लिक्विडेशन इज एन ऑर्डरली अल्टरनेटिव। अगर आप इतने ज्यादा बैंकरप्ट हो चुके हैं कि आपकी दोनों स्ट्रेटजीज रिट्रेचमेंट डिवेस्टिचर दोनों फेल हो चुकी हैं, आपके पास जो है वो बैंक लोन देने के पैसे नहीं हैं, ठीक है, या आप बैंकरप्ट होने के बिल्कुल करीब हैं, या आपको अब नजर आ रहा है कि अब मेरे पास बैंकरप्सी के अलावा और कुछ भी आगे चारा नहीं है, तो इस केस के अंदर आप क्या करें कि लिक्विडेशन की स्ट्रेटजी जो है उसको आप जो है वो अडॉप्ट करें। थर्ड हमारे पास है व्हेन द स्टॉक होल्डर्स कैन मिनिमाइज देयर लॉसेस बाय सेलिंग द फर्म्स एसेट, ठीक है। आपके पास व्हेन द स्टॉक होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स हैं कैन मिनिमाइज देयर लॉसेस बाय सेलिंग द फर्म्स एसेट, अगर फर्म्स के एसेट करने से जो स्टॉक होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है वो आप पूरी कर लेते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी लिक्विडेशन वन बाय वन आप पार्ट अपने सोल्व करें और जो अपने स्टॉक होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट उनको आप किस तरह से फुलफिल करें। एग्जांपल्स हम देखते हैं अपने पास के हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं रिट्रेचमेंट के। हम एग्जांपल देखें तो अमेरिका वेस्ट एयरलाइन क्लोजिंग इट्स हब एट कोलंबस ओहायो एंड लाइंग ऑफ 390 एम्प्लॉयज, डाउन साइजिंग भी की और अपने पास जो यूनिट्स थे कोलंबो के अंदर और ओहायो के अंदर वो भी आपने क्या कर दी, सेल कर दी है। अगर एयरलाइन है उसके डिफरेंट यूनिट्स, एयरलाइंस के अंदर ये स्ट्रेटजी आमतौर पे बहुत कॉमन होती है कि वो कंट्रीज जहां पे उनके पास कस्टमर नहीं है या उतने ज्यादा उनकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और प्रॉफिट वहां से नहीं अर्न कर रहे, तो कंट्रीज क्या करती हैं, एयरलाइंस क्या करती हैं कि अपना वहां से जो है अपना सेटअप जो है उसको टोटली वो वाइंड अप कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने जो है अमेरिकन वेस्ट एयरलाइन की एग्जांपल दी। डिवेस्टिचर में हमने क्या हम देखते हैं हमारे पास के कोनोको फिलिप्स recently sold its Circle K convenience store chain to Alignment Costrad, a Canadian firm। आपने अपने एक यूनिट जो है उसको आपने सेल कर दी। लिक्विडेशन, Sprint liquidated its web hosting division, ठीक है, वेब होस्टिंग डिवीजन उन्होंने सेल किया, तो आपने क्या किया, लिक्विडेट कर दिया आपने टोटली। हमारे पास डिफरेंट चीजें हमने देखी, बट जो हमारे पास एक बेस्ट चीज यही होगी कि हम इन स्ट्रेटजीज को मर्ज करके कंबाइन करके चलाएं, बनिस्बत कि हम इनको अलग अलग जो है वो ट्राई करें। अगर हम इनका कोई मर्जर बनाएं और हम इस तरह कुछ देखें कि हम इनको मर्ज करके कोई एक ऐसी जो है इस तरह की आप इक्विलिब्रियम के ऊपर पॉइंट के ऊपर आएंगे, हमारे पास बिजनेस भी रिटेन रहे और आपके पास जो है बैंकरप्सी से भी आप बच जाएं और आपका जो काम है वो भी आपके पास क्या है चलता रहे। Combining strategy is not an independent classification, but it is the combination of different strategy. For example, हमारे पास stability, growth, retrenchment in the various form. जिस तरह से आप देखना चाह रहे हैं इन strategies को आप apply करें। Thus, the possible combination of strategy may be, हमारे पास different combinations हैं वो देखते हैं। Strategy is stability in some business एंड ग्रोथ इन द अदर बिजनेसेस। आप कुछ बिजनेसेस को क्या करें वो स्टेबल रखें और दूसरों को आप क्या करें ग्रो करें। फॉर एग्जांपल, आप एक वक्त के अंदर तमाम के तमाम जो डिवीजन है उनके अंदर आप ग्रोथ ना करें, बल्कि आप क्या करें कि आप कुछ बिजनेस जहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जहां मार्केट डिमांड ज्यादा है, जहां कस्टमर ज्यादा है, उनकी तो आप ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, जबकि बाकी जो यूनिट्स है उनके अंदर क्या करें आप अपने स्टेबल रहें, जितनी प्रोडक्ट है जितनी मैन्युफैक्चरिंग उनको आप रहें, बाकी के अंदर आप क्या करते हैं वो ग्रो करते रहें। स्टेबिलिटी इन सम बिजनेसेस एंड रिट्रेचमेंट अदर बिजनेसेस
कहीं स्टेबल रखें और दूसरे क्या करें आप रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी अप्लाई करें। ग्रोथ इन सम बिजनेस एंड रिट्रेचमेंट इन अदर बिजनेसेस, ये हमारे पास एक और स्ट्रेटजी है। स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिट्रेचमेंट इन द डिफरेंट बिजनेसेस, आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, कहीं आप स्टेबल रखें, कहीं रिट्रेचमेंट करें, कहीं आप क्या करें वो ग्रोथ करें, ठीक है। तो आपके पास ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अप्लाई करने से आपके पास क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो अपने सेटअप को क्या करती हैं, वो अचीव करती हैं। हम समरी देखते हैं आज के लेक्चर की। हमने आज के लेक्चर में जो है वो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज देखी। डिफेंसिव स्ट्रेटजीज में हमने 3 स्ट्रेटजीज के ऊपर बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की रिट्रेचमेंट की, फिर हमने बात की डिवेस्टिच्योर की, फिर हमने बात की लिक्विडेशन की। रिट्रेचमेंट के अंदर हमने ये बात की कि हमारे पास आपके पास वो बिजनेस यूनिट्स, ठीक है, आपको कॉस्ट चाहिए, आप जो ऐसी फेज के अंदर है जहां पर आपको कॉस्ट चाहिए और आपने अपने पास जो फाइनेंसेस हैं वो जनरेट करने हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके पास वो वाले यूनिट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल लैंड है आपकी, आपके पास अपार्टमेंट्स हैं, आपके पास डिफरेंट ऐसी यूनिट्स जो आपके पास पड़े हैं बट काम के नहीं हैं, उनको क्या करें, उनको आप क्या करें, उनको आप सोल्ड आउट करें। उनके सोल्ड आउट करने से जो आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे जो आपके पास करंट नीड है, जो आपको फाइनेंसेस चाहिए, करंटली रिक्वायर्ड हैं, उनको क्या करें, उनको आप अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, उनको सेल करने से। डाइवर्सिट्योर में आप क्या करेंगे, अपने पास वो बिजनेस यूनिट्स या वो डिवीजन्स जो आपके काम नहीं कर रहे, ठीक है, या जिनकी वजह से आपके पास ओवरऑल फर्म परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, उनको क्या करें, आप खुद से अलग कर दें, ठीक। इसमें हम कहते हैं डाइवर्सिट्योर। लिक्विडेशन ऐसा फेज है कि आपने अपने स्टेक होल्डर की जो अमाउंट है उसको आपने जो है रिटेन रखना है, उनको आपने जो है पूरा करना है। आपके पास डाइवर्सिट्योर स्ट्रेटजी भी फेल हो चुकी है, वो भी अनसक्सेसफुल रही। रिट्रेचमेंट भी आपके पास जो है वो भी आपके पास अनसक्सेसफुल रही। अब आप चाहते हैं कि आप क्या करें, कि आप लिक्विडेट करें, ठीक है। दोनों के अनसक्सेसफुल, रिट्रेचमेंट डिवेस्टिच्योर के अनसक्सेसफुल होने के बाद आपके पास जो आखिरी स्टेशन आपके पास है लिक्विडेशन करें, कि आप अपने फर्म के एक एक पार्ट को क्या करें, वो सोल्ड आउट करना शुरू कर दें, या आप उसको क्या करें, इकट्ठा सोल्ड आउट करना शुरू कर दें, ताकि आप बैंकरप्सी से खुद को क्या करें, वो बचा सके। जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होगा, वो हमारे पास होंगे माइकल पोर्टर के 5 जेनेरिक स्ट्रेटजीज, उनको हम देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट लीडरशिप की बात होगी, डिफरेंशिएशन की हमारे पास बात होगी और फोकस की बात होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए क्लास, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है माइकल पोर्टर की जो 5 स्ट्रेटजिक स्ट्रेटजीज हैं, 5 जेनेरिक स्ट्रेटजीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आप अपने ट्यूटर से इन टच रहें, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर को जो है अटेंड करने से पहले आप ये स्ट्रेटजीज पढ़ के आएँ, आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हों स्ट्रेटजीज की, ताकि आपके पास ट्विटर से डिस्कस करना जो भी पॉइंट्स आपके जहन में है वो आप आसानी से डिस्कस कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।